श्री तिलक राज शर्मा जी, श्री बाबूराम गौतम जी, झंडूता के हमारे विधायक श्री वीरूराम किशोर जी, झंडूता से ही हमारे चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी श्री विवेक कुमार जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा माननीय श्री मती अंजना दीवान जी, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर सुनील शर्मा जी, हमारे आशीष ठाकुर डिस्ट्रिक्ट युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सतपाल जी संख्यान जी जो प्रवक्ता है हमारे, और कमलेंद्र कश्यप जी जो पूर्व में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, एनएसयू के अध्यक्ष रहे थे, और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष नगर जितेंद्र चंदेल जी जो भी पूर्व में सचिव थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तेजस्वी शर्मा एडिशनल एडवोकेट जनरल, जगदीश जी, परसाम जी, सभी सम्मानित जो भी मंच पर विराजमान अतिथिगण हैं और सभी अधिकारीगण, पुलिस के कर्मचारीगण, आपदा प्रभावित परिवारों से आए सभी सदस्यगण, युवा साथी और प्यारे बच्चों, तकरीबन 11 माह पहले आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, और ऐसी सरकार जब बनी उस समय मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस स्थिति में इस प्रदेश का खजाना हमें मिलेगा वो खाली होगा। महीने का दिनचर्या का खर्चा निकालने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 900 के करीब स्कूल खोल दिए थे, और जितना धन था चुनावों से पहले जो सरकारी खजाने से निकाला गया था, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। धीरे धीरे हमने इस पर पकड़ बनाई, और जब हालात का अंदाजा हुआ तो हमारे खजाने से काफी पैसा निकल चुका था। बजट आया, और बजट के समय हमने कुछ नई योजनाएं लेकर आपके पास आए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमें मिला हुआ था। 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशन भोगियों का एरियर का अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ था, और तकरीबन नए संस्थान अगर हम खोल देते तो 5,000 करोड़ रुपए का और बोझ हिमाचल प्रदेश की जनता पर पड़ता। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन ऐसी सरकार जो अपने आप को जनता के प्रति जवाबदेही तय न करे और प्रदेश के खजानों को दोनों हाथ से लुटाने का काम करे, जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश इस आर्थिक तंगी के बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं। जब बजट सेशन अभी जो हमारा विधानसभा का सेशन हुआ, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने व्हाइट पेपर रखा। हमने कहा कि हिमाचल की जनता को ये जानने का अधिकार है कि उनके सिर पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। इस सभागार में बैठे सभी लोगों के जो भी है उन पर तकरीबन 1,02,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। फिर भी हम इस वित्तीय स्थिति का सामना कर रहे हैं, इस आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, और मैं जब बजट बनाने बैठा तो मैंने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा बजट प्रस्तुत करने की कोशिश की जो हमारी दिशा और दशा को तय करेगा। हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, और 4 साल में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की संभावना है। और जैसे ही हमें सरकारी कर्मचारियों का हमने एक वादा किया था, और वो वादा कोई राजनीतिक रूप का फायदा उठाने के लिए नहीं था, वो वादा था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं 1,36,000 जो सरकारी अधिकारी हैं उनको सामाजिक सुरक्षा कैसे मुहैया करवाई जाए,
उन्हें कैसे अपने बुढ़ापे में एक सहारा मिले, क्योंकि परिवार के जो लोग हैं वो दूर दूर रहने लगे। पहले साथ परिवार रहते थे, लेकिन अब बच्चे भी दूर जाने लगे। हमने उस मानवीय संवेदना को समझा और सबसे पहले अपने आर्थिक संसाधनों को ठीक करने के बाद हमने सबसे पहले सरकारी कर्मचारी जिन्होंने इस प्रदेश की में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी। आज मुझे पिछले दिनों कांगड़ा में जाने का मौका मिला तो एक महिला मेरे पास आई। वो अकेली थी, विडो थी। उसने कहा कि मुझे सिर्फ 4,000 रुपये मिलते थे, इस ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण मुझे 40,000 रुपया मिलता है और मैं उसमें से 10,000 रुपया दान कर रही हूं। तो हमने वित्तीय स्थिति को संभाला और अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जिन्होंने विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ये हमारी कटिबद्धता थी। और मेरा ये मानना है कि बुढ़ापे में अगर किसी को पेंशन अश्योर्ड हो कि हर महीने मुझे मिलेगी, उसका जीवन भी सही चलता है और उसके परिवार में अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो वो पेंशन के सहारे उन बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। मैं भी एक सरकारी कर्मचारी का बेटा था। मैं जानता हूं कि माता जी के पास अभी भी उनके पिताजी के देहांत के बाद पैसा आता है, वो अपनी जेब से अभी भी निकाल कर हमें 500 रुपया या जितने उनकी क्षमता है वो हमें देती है। तो वो उनके आत्मसम्मान की बात है, वो किसी से मांगती नहीं। उनका बेटा मैंने चीफ मिनिस्टर है, उनका बेटा घर में रह रहा है, उनकी बहू टीचर लगी हुई है, वो किसी से मांगती नहीं, लेकिन उनका आत्मसम्मान हमने अपने सरकारी कर्मचारी का उसी तरह मान किया कि वो आत्मसम्मान की बुढ़ापे में जिंदगी जी सके। अभी हम इससे लड़ ही रहे थे और उस समय दूसरी आपदा आ गई। अभी हम अपने को संभाल नहीं पाए। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी हमने अपने जीवन काल में 7 जुलाई को लिखी। हम संघर्ष कर रहे थे। मुझे पता लगा कि कुल्लू में बादल फटने से कई घर तबाह हो गए, कई खेत खलियान उजड़ गए और कई लोग अपनी जिंदगी छोड़कर चले गए। मैं तुरंत वहां पहुंचा, हालात का जायजा लिया। कुल्लू जिला में ना पानी था, ना बिजली थी, ना मोबाइल कनेक्टिविटी थी और लोग तड़प रहे थे। हमने 3 दिन रहा। हमने अलग तरह से सभी सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। रात के 2-2 बजे तक मैं सबको देखता रहा, सबसे बात करता रहा। सारे ऑफिसर्स को मैंने कुल्लू बुलाया। कोई किसी रास्ते से पहुंचा, रास्ता टूटा हुआ था, लेकिन हमने 48 घंटे में बिजली भी मुहैया करवाई, पानी भी मुहैया करवाया और मोबाइल की कनेक्टिविटी भी मुहैया करवाया। इस आपदा का सामना कर ही रहे थे कि पूरे देश से हमें फोन आने लगे कि हमारा बेटा यहाँ गया हुआ। कोई किशोर में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हर जगह क्षेत्रों में हमारे पर्यटक फंसे हुए थे। 75,000 पर्यटक फंसे हों, बिजली ना हो, अपने घर में वो लोग मोबाइल से बात ना कर सके। हमने फैसला किया कि इन पर्यटकों को जल्दी से जल्दी निकालना है। बगीचों से सड़क निकाली गई और जब हमने मनाली से और कुल्लू से पर्यटक निकालने की कोशिश की तो 10-10 किलोमीटर तक हमें गाड़ियों की रोशनी नजर आने लगी कि वो किस तरह लोग अपने घरों को जाना चाहते थे। पर्यटक सारे हमारे पूरे देश से आए हुए थे और पर्यटकों के द्वारा ही हमारी जो जीएसटी से आमदनी होती है वही आपके सबके काम आती है। हमने उन्हें मेहमान समझा और इस मेहमान समझने के कारण हमने सब जगह की डिप्टी कमिश्नर्स को निर्देश दिए कि हर जगह मुफ्त में जहां भी वो पर्यटक पहुंचे उन्हें खाने पीने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इस संदर्भ में बिलासपुर में भी उनके लिए रिलीफ कैंप लगाया गया, डॉक्टर की व्यवस्था की गई और कोई भी पैसा, चाहे वो दूध पीता था, केला खाता था, बिलासपुरी धाम खाता था,
किसी से नहीं लिया गया और हमने 48 घंटे में 75,000 पर्यटकों को निकाला और 15,000 गाड़ियों को जो पर्यटक लेके आए थे उन्हें निकाला। धीरे धीरे हम इससे उभरने लगे और धीरे धीरे जब उभरने लगे तो 14 अगस्त को मैं खुद कुल्लू जाने लगा कि हमें अपने पर्यटकों को और आगे लाना है। 14 अगस्त की सुबह मुझे 7-7:30 बजे फोन आता है कि शिवबाड़ी में एक बड़ी घटना घट गई है और काफी लोगों की मृत्यु की आशंका है। हमने अपना आजादी के कार्यक्रम, क्योंकि आजादी का कार्यक्रम भी हमारा महत्वपूर्ण था, हमने उसी समय फैसला किया कि हम कुल्लू में 15 अगस्त नहीं मनाएंगे और शिमला में 15 अगस्त मनाएंगे और कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। मैं शिवबाड़ी पहुंचा, मैं फागली पहुंचा, मैं सोलन के वहां पहुंचा और मैंने पाया एक दिन में इस बरसात में आज तक के इतिहास में 51 मौतें हुई है। एक दिन में पूरे हिमाचल प्रदेश में मौतों का आंकड़ा आने लगा, क्योंकि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर से टच था और उन्होंने कहा कि एक दिन में 51 मौत हुई है। जिसके परिवार का कमाने वाला चला जाए उसके परिवार पर क्या विपदा होगी, ये आप सब लोग आपदा प्रभावित परिवारों के लोग जानते हैं। हमने उससे भी घबराहट महसूस की। फिर 21-22 अगस्त को ये आया कि शिमला के सभी रोड बंद हो गए और फिर मैं उनको देखने गया। बागवानों का सीजन लगा हुआ था, सेब की फसल तैयार बैठी थी, कैसे सड़कें खोली जाए। हमने पैसे की कमी नहीं रखी, अरे परे से बजट में कट लगवाया और बागवानों का सेब, फलों की और किसानों की सब्जियों को हमने मंडी तक पहुंचाया। ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा लोग दर्शाता। अभी हम इससे उभर ही रहे थे कि हमें पता लगा कि पौंग डैम से तकरीबन 50,000 क्यूसेक मीटर पानी छोड़ा जाना था, 1.5 लाख क्यूसेक मीटर पानी छोड़ा गया और फतेहपुर और इंदौरा में हमारे आधे गांव पानी में जलमग्न हो गए। लोगों को निकालने की समस्या है। हमने हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रदान की, बोट के द्वारा सुविधा प्रदान की और तकरीबन 3,000 लोगों की हमने जान बचाई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी हेलीकॉप्टर आए वहां उसका सारा खर्चा भी सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार ही देती है। सबसे बड़ी समस्या तो उस समय आई जब एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर एक सोटी के द्वारा हुआ ये कि उन्होंने एक सोटी लाई और उस सोटी के द्वारा उन्होंने कहा कि हम इन 5 के बाद अगर दोबारा हम उसको लेने जाएंगे ना तो वहां हेलीपैड है, अगर हम कोई उन पर्यटकों को 295 पर्यटक जो चंद्रताल में फंसे हुए थे अगर उनको हम लाएंगे तो कोई घटना हो सकती है। अब चिंता निश्चित थी कि उनको कैसे निकाला जाए। अगर वो एक दिन भी वहां रह जाते तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। मैं सरकार के 2 मंत्री जगत नेगी जी का और संजय अवस्थी जी जो कि सीटीएस है उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। वो जेसीबी में बैठकर -4 डिग्री टेम्परेचर में 4 से 6 फुट की बर्फ में वो उनको निकालने गए। रात के 3 बजे मुझे फोन करके बोलते कि हम पहुंच गए हैं, सुबह चलेंगे। जब वो लौसर पहुंचे तब हमारी जान में जान आई कि उन 295 पर्यटकों को हमने बचाया जो कानपुर, पंजाब सारी जगह से आए। ये मैं इस आपदा की इसलिए बात कर रहा हूं कि 7 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक हिमाचल में इस सब प्रकार की त्रासदी हुई। अब पानी की योजनाओं को पुनः बहाल करने की बात थी, सड़कों को बहाल करने की चुनौती थी। हमने टेम्परेरी आधार पर सभी जगह सड़कों को बहाल कर दिया और टेम्परेरी आधार पर हमने पानी की जो योजनाएं थी उनको भी बहाल कर दिया। इसके बाद आप लोगों के पुनर्वास की बात मेरे दिमाग में आई। मैंने अधिकारियों से बात की। रोज शाम को आकर 6 बजे जब मैं टूर पर जाता था, चाहे कुल्लू जाता था, मनाली जाता था, फतेहपुर जाता था, कहीं भी जाता था, तो मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का एक विस्तृत दौरा किया। जो नुकसान बारहवीं में हुआ, बिलासपुर में हुआ, मैं धर्मानी जी से भी बात करता रहा। इन्होंने भी बहुत मेरे को विस्तृत दिए, मैं आ नहीं सका। लेकिन पूरी जगह, कई जगह पहाड़ के पहाड़ खिसक गए और कई जगह ऐसी स्थिति पैदा होगी
कि जमीन तो उनके नाम पर है पर घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। जमाबंदी में और एमपी कोड में जमीन तो है लेकिन वहां घर बन नहीं सकता। ऐसी स्थिति से कैसे निपटा है? शाम को 6 बजे आकर बैठ के होती थी। फिर मैंने फैसला किया। अधिकारी कहते थे कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम कैसे इस स्थिति से लड़ेंगे। मैंने कहा हमें कट लगाने पड़े, हमें कुछ करना पड़े, पर आपदा प्रभावित 16,000 परिवारों को बसाने का दायित्व हिमाचल सरकार का, हम इसका दायित्व का निर्वाह जरूर करेंगे। चर्चा हुई। चर्चा के बाद किस प्रकार से पैकेज मिलना चाहिए, तो मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं। 1,30,000 रुपया आपको आपका पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान का मिलता था, जो पंचायत प्रधान यहाँ बैठे हैं वो भी जानते होंगे। और आंशिक रूप से जो मकान नष्ट हो जाता था उसको सिर्फ 5,000 रुपया होते थे। मैंने जब प्रपोजल दिया तो अधिकारियों ने कहा कि इतना बजट नहीं है। हमने कहा कि ये करना पड़ेगा, और जब मैंने उसको फाइनल अमली जामा बनाया और वो 4500 करोड़ रुपए का पैकेज के रूप में आज मैं सभी जगह आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। ये मेरा तीसरा जगह। 4500 करोड़ में सड़कों को बहाल करना है, पानी की योजनाओं को बहाल करना है, बिजली की योजनाओं को बहाल करना है, आप लोगों के टूटे हुए घर बसाने हैं। मुझे पता है हिमाचल प्रदेश में 1 या 2 से ज्यादा घर कोई नहीं बना सकता, चाहे कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना हो। अगर एक पाए जोड़कर, एक पैसा जोड़कर एक व्यक्ति अपना बड़ा पक्का मकान घर में बनाता है या कहीं और एक फ्लैट ले लेता है, तो उसको कैसे किया जाए। मैंने सोलन में जाकर देखा, 1,30,000 से अधिकारियों ने कहा कि इसको हम 3 गुना कर देते हैं। मैंने कहा इसको 3 गुना करने की जरूरत नहीं। जिसके मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए उनको हम 7 लाख रुपया मकान बनाने का देंगे। मैं ये भी जानता था कि उसमें पानी के लिए नल का भी फ्री में मिलेगा, आपको बिजली की जो कनेक्शन है वो भी फ्री में मिलेगा, आपका जो टीडी है वो भी हम आपको फ्री में देने की कोशिश करेंगे। सब चीजें में बढ़ा दी जाए तो ये तकरीबन 10 लाख से ऊपर प्रति व्यक्ति हम जिनके पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान हो गए उसके रूप में देखा है। अब 10 लाख कैसे? 280 रुपये प्रति बोरी हम आपको सीमेंट उपलब्ध करवाएंगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे कि धर्मानी जी ने कहा, कहते रहे कि हमें विधानसभा का सेशन बुलाना चाहिए। मैंने कहा सेशन बुलाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, सेशन बुलाएंगे, लेकिन इसमें पुलिस की कर्मचारी आपदा प्रभावितों की मदद कर रहे हैं, अधिकारी आपदा प्रभावितों की मदद करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो हर दिन स्टेटमेंट देते रहे। जैसे ही हम थोड़े हमारी आपदा प्रभावित से थोड़े फ्री हुए, हमने सेशन बुलाया और कहा कि इस समय हमको एकजुटता का परिचय देना चाहिए। इस समय ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, इस समय सिर्फ हिमाचल की जनता आगे है, हिमाचल की जनता आगे है और हिमाचल की जनता के साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। 3 दिन तक विधानसभा में बहस करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, हर प्रकार के सुझाव देते रहे, हर प्रकार के बोलते रहे कि हम इकट्ठे मिलकर चलते हैं। और जब उस संकल्प को पारित करने की बारी आई तो हमारे सामने बैठकर मूक दर्शक बैठकर उसको देखते रहे। ये लोग उस समय भी खड़े नहीं हुए जब हिमाचल के लोगों पर आपदा आई हुई थी, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये किस प्रकार की राजनीतिक लोग यहाँ सीखते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से मिला, मैं देश के रक्षा मंत्री से मिला, सबसे मिला। मैंने कहा कि इसको कम से कम राष्ट्रीय आपदा तो घोषित करो, राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करनी तो स्पेशल रिलीफ पैकेज तो घोषित करो। लेकिन आज तक ना तो राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई है, ना ही स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। अब हम चाहते भी नहीं है, हम चाहते हैं कि आप जो हमने 10,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार जो हमने क्लेम भरा है, उस क्लेम का हमें पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि वो बजट में प्रोविजन है और हम उस क्लेम को चाहते हैं। क्योंकि अब समय बीत जाने के बाद
अगर आप खड़े भी होते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब तो हमारे क्लेम की लड़ाई है, जो कि हमें मिलना ही है वो मिलेगा ही, क्योंकि जो नियम होते हैं और बजट में प्रोविजन किया जाता है उस हिसाब से हमें क्लेम मिलना ही है। लेकिन ये चीजें तो पीछे रह जाती है जब हिमाचल की जनता ने एकजुटता का परिचय दिया। छोटे से लेकर बड़े लोगों ने, सरकारी कर्मचारी से लेकर सरकारी अधिकारी ने एक दिन की अपनी पे उस राष्ट्रीय आपदा में दी। यही नहीं, छोटे छोटे बच्चे अपनी गुल्लक लेकर मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि इस आपदा के समय हम भी आपके साथ खड़े। बुजुर्ग अपनी पेंशन का जितना हिस्सा उनके पास आता था उन्होंने वो भी हमें आपदा के लिए दिया। पूरा प्रदेश इस आपदा के समय हिमाचल के लोगों के, हिमाचल की सरकार के साथ खड़ा हुआ। ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को दर्शाता है कि मुसीबत आने पर हम सब लोग एकजुटता के साथ आपके पीछे खड़े हैं। पर देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की आपके साथ खड़ी नहीं हुई। ये मुझे बड़े दुख की बात कहते हैं। अगर हम होते तो हम उसमें खड़े होते और कहते, लेकिन आज जब हिमाचल की जनता ने, हिमाचल के कर्मचारियों ने, हिमाचल के अधिकारियों ने एक दिन की पे दी, हमारे विधायकों ने भी एक दिन की पे दी, सभी ने एक महीने की पे दी, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर अनुदान दिया, उससे हमारा हौसला बढ़ा। आज हम आपके पास इन आपदा प्रभावित परिवारों को एक ही क्लिक के द्वारा जो यहाँ है 909 करोड़ रुपए की राशि वितरित करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको ब्रेकअप देना चाहूंगा। जिला बिलासपुर में 1162 परिवारों को 8 करोड़ 97 लाख 52 हजार रुपए की राशि को राहत पैकेज प्रदान किया जा रहा है। बिलासपुर सदर विकास खंड के अंतर्गत में 404 आपदा प्रभावित परिवारों के खाते में 3 करोड़ 93,500 रुपया आज डल जाएंगे। घुमारवी विकास खंड के अंतर्गत में 532 आपदा प्रभावित परिवारों के खाते में 4 करोड़ 55 लाख आज डल जाएंगे। झंडूता विकास खंड के अंतर्गत 198 आपदा प्रभावित परिवारों के खाते में 1 करोड़ 21 लाख 77 हजार 500 रुपया आज डल जाएंगे। स्वारघाट विकास खंड के अंतर्गत 28 आपदा प्रभावित परिवारों के खाते में 19 लाख 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आपदा में जिन 94 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें आज 3 लाख रुपए की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। मतलब 3 लाख रुपए की जो पहली किस्त है उसकी जारी करने के बाद आपके जब आप मकान का काम शुरू करोगे, पानी का कनेक्शन मुफ्त मिल जाएगा, बिजली का कनेक्शन मुफ्त मिल जाएगा, 280 रुपए प्रति बोरी की सीमेंट के हिसाब से आपको मुफ्त मिल जाएगा और बाकी पैसा दूसरी किस्त में आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। ये पैसा हमने सब जिलाधीश महोदय के पास ऊपर बजट से एलोकेट आपको कर दिया है। तो ये सरकार की कमिटमेंट है। लेकिन मैं आज आपके सामने कुछ बातें और करना चाहता हूँ। आपदा में आप हमारे साथ खड़े रहे। बिलासपुर जिला कैसे पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े, कैसे पर्यटन की दृष्टि से हम इसको आगे बढ़ाएं, कैसे युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। पिछले दिनों राजेश धर्मानी जी से मेरी चर्चा हुई और राजेश धर्मानी जी ने कहा कि और में दोनों साइड हमारी जगह है, वहां हम एक अच्छा सा अगर वे साइड एम्यूनिटीज खोल देते हैं तो कम से कम सरकार को 10 से 15 करोड़ रुपए की आय होगी। हमारा जो गोविंद सागर झील है, इसको हमने नोटिफाई कर दिया है कि जल्दी ही यह शिकारा, क्रूज, मोटर बोट्स की शुरुआत की जाए और युवाओं को भी इस दृष्टिकोण से ध्यान रखना चाहिए कि हम बिलासपुर को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। अभी बम्बर ठाकुर जी मुझे मिले, इन्होंने कहा कि वहां सीवरेज की पूरी व्यवस्था ठीक नहीं है, तो हमने बम्बर ठाकुर जी ने हमें एक प्रेजेंटेशन दी, दिखाया। हम 100 करोड़ की सीवरेज की जो योजना है उसको अभी अगली जामा पहनाने यहाँ आएंगे और उसका शिलान्यास भी यहाँ भी जल्दी में करने जा रहे हैं। ये सब चीजें हमारी सरकार की कटिबद्धता है। लेकिन मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के कुछ चीजों को बताना चाहता हूँ।
जो प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर था। जब हम जैसे लोग पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल से पढ़कर आ गए, तो भी कुछ शिक्षा का स्तर कोई अच्छा होता था। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में 18वें स्थान पर पहुंच के 5 वर्षों में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें लेके गई। कैंसर जैसा नाम सुनने से हम सबको घबराहट होती थी। आज नेशनल एवरेज में अगर कैंसर की एवरेज ली जाए तो 0.6 पॉइंट है, और हिमाचल प्रदेश 2.2 की दृष्टि से हिंदुस्तान का दूसरा नंबर पर कैंसर के पेशेंट होने जा रहे हैं। ऐसी शिक्षा नीति और ऐसी स्वास्थ्य नीति लाए कि आज प्रदेश के हर एक नागरिक को ये पता नहीं लगता कि किस समय उसके शरीर में कैंसर का कोई कीटाणु या कैंसर शुरू हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, इसीलिए हम डे बोर्डिंग स्कूल लेकर आ रहे हैं, ताकि वहां एक ही कम्पैक्ट शिक्षा हो और अच्छे टीचर हो। ये नहीं है कि 2 बच्चों के लिए भी हम स्कूल खोल दो, 4 बच्चों के लिए भी हम स्कूल खोल दो। जहां से भी बच्चा पढ़ना जाएगा, सरकार अपने पैसे के उपलब्ध पर उन्हें गाड़ी की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। और पर शिक्षा के क्षेत्र में हमें महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है, और इस दृष्टि से हम आने वाले समय में हम शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। यही नहीं, हेल्थ के सिस्टम में आप कितने बड़े हॉस्पिटल खोल दीजिए, कितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन खोल दीजिए, अगर आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशन में अगर आपको सुविधा नहीं है, अगर हेल्थ इंस्टीट्यूशन में आपके डॉक्टर नहीं है, टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने वाला। हमने इसके लिए क्या किया है? हमने इसके लिए किया है कि सभी हिमाचल वासियों की एक आईडी बनाई है, और उस आईडी के माध्यम से आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा, ताकि आप जिस भी क्षेत्र में जाए, जैसे कि आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल में, और उसके बाद आपको रेफर कर दिया जाता है, तो पर्ची उठाओ, सारा कागज उठाओ, फिर लेके चलो कि कौन सी बीमारी है, वहां दूसरे टेस्ट होंगे। हमने उसको ऑनलाइन कर दिया है, और 31 सितंबर तक मैंने डेडलाइन दी है कि सभी हिमाचल वासी 75 लाख हिमाचल वासियों का आई कार्ड बन जाए, ताकि आप जब यहां से जाए गवर्नमेंट से, तो आईजीएमसी में आप उस नंबर को दिखाएंगे, आपका हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। आपका एम्स बिलासपुर में दिखाएंगे, आपका हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। ये सब चीजें हम आपके लिए करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय लगेगा, और धरातल में उतरने के लिए हमें थोड़ा समय की जरूरत है। इसीलिए मैंने बार-बार कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के लिए नहीं आए हैं, बड़े बड़े सुख अर्पित करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। अभी आप उसकी कुछ झलक आने वाले समय में और देखेंगे। हम तो वर्ल्ड बैंक वालों को जानते भी नहीं है, नीति योगी सुमन बेरी जी को भी नहीं जानते हैं। इन सब लोगों ने हमारे कार्य की, हमारी सरकार के, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के, हमारे विधायकों के, हमारे सभी लोगों की उन्होंने प्रशंसा की, क्योंकि हम लोग जमीन पर उतरकर आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश 2026 में कैसे ग्रीन स्टेट के रूप में उभरे, हम क्यों पोल्यूशन इतना खा रहे हैं, क्यों हम इतना अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं इस दृष्टि से अभी आपका कार्य कर रहा हूं। आप हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की कैंसर राज्य स्टेट बनने जा रहे हैं, दूसरे नंबर की। छोटी सी जनसंख्या, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब बीमारी पड़ती तो अपने सब कुछ बेचकर चाहता कि मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं। अगर हम शुरू से ही ध्यान देंगे तो हमारा गांव में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। हमने 4000 अनाथ बच्चों को, 4000 अनाथ बच्चों के लिए पहला देश का कानून बनाया, पहला देश का कानून बनाया। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने अनाथ बच्चों के लिए कानून बनाया कि उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। अब क्या दर्जा देने के बाद क्या रहता है, क्या चाहिए था उनको? यानी कि जो बच्चा पैदा होकर भी अनाथ हो जाता है तो उसकी देखभाल कौन करेगा? चाचा है, मामा है, देखते हैं, कुछ समय के बाद वो भी उग जाते हैं। हमने पैदा होने वाले बच्चे के लिए एक एसओपी बनाया, यानी कि जो उसको संभालने का तरीका है उसका एक नियम बनाया कि ये
जीरो साल का बच्चा उसको एक नर्स देखेगी और 18 साल तक जब तक वो बच्चा हो जाएगा कहीं भी रहेगा उसको 2,500 रुपया हर महीना उसके खाते में जाएगा। ये सरकार का पहला कानून। दूसरा, जब वो 18 साल का हो जाएगा, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, बीए करना चाहता है, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, बीबीएस करना चाहता है, आईआईटी करना चाहता है, तो उसको हमने बोला कि उसकी पूरी फीस सरकार देगी, हॉस्टल का खर्चा भी सरकार देगी और 4,000 महीना जो 18 साल से ऊपर का बच्चा है, चाहे वो वहां रह रहा है, अपने चाचा के पास रह रहा है, मामा के पास रह रहा है, उसको 4,000 रुपया महीने का पॉकेट मनी देगी। कपड़ों के लिए, सर्दी और गर्मी के कपड़ों के लिए 10,000 रुपया देगी। और एक साल जिस प्रकार हम अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, जिस प्रकार हम अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, उस तरह उसको भी एक बार घुमाने का मौका सरकार देगी। हर साल 15 दिन के एकेडमिक टूर का, बाई ईयर जाने का और 3 स्टार होटल में रहने का। तो हिमाचल प्रदेश पहली ऐसी स्टेट नहीं है। अब जब उसकी किसी बेटी की शादी होगी उसके लिए 3 लाख रुपया देगी। अगर उसके पास जगह नहीं है तो घर बनाने के लिए 2 लाख रुपया जगह दिए जाएंगे। इस प्रकार की नीतियों से हम समाज के उन अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां समाज में उनकी पूछ नहीं है। इस प्रकार उनका कानूनी अधिकार हो गया। अब अधिकार है, किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं। डीसी के पास जाइए, कहिए कि ये मेरा अधिकार है, आपको मेरा अधिकार देना पड़ेगा। इस प्रकार की नीतियां हम लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा जो भाखड़ा डैम मॉस्टिस की बात है उसके बारे में भी हम अभी विचार कर रहे हैं। विस्तृत चर्चा हुई है हमारी। लेकिन मैं एक बात आपसे चाहता हूं, जो लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए बयानबाजी करते हैं, वास्तविकता में आम आदमी, गरीब आदमी के लिए करने की कुछ नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का समय आया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वक्त है आपके पास, और अगर आज हमने दिया तो 3 महीने के अंदर ही आपदा भी आई, पुनरुत्थान भी हुआ और आज पुनर्वास भी बिलासपुर के लोगों का हो रहा है, जो कि 3 महीने की ऐतिहासिक 3 महीने के अंदर किसी सरकार की कमिटमेंट दिखाती है। नहीं तो पंचायत प्रधान, सेक्रेटरी, वीडियो ऑफिस पैसे आए नहीं आए, फिर पता नहीं कब आते थे। हमने अपनी सरकार की कर्तव्य निष्ठा को दोहराया है। और मैं आपको एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। कई बार मैंने कहा हमारा बहुत 40 सालों से इन्वेस्टमेंट ड्रेन हो गया है, यानी कि जो हमारे संसाधन थे वो हमने बांट दिए, लुटा दिए, उनको कभी भी हिमाचल की जनता के लिए हमने सदुपयोग नहीं किया। आज हमारे पास पानी सबसे बड़ा हमारा संसाधन है, टूरिज्म हमारे पास सबसे बड़ा संसाधन है, इसमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। आज पावर प्रोजेक्ट वाले जितने भी पावर प्रोजेक्ट लगे, रोजगार 10 लोगों को मिलता है, 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं ये लोग, लेकिन हिमाचल के लोगों को कुछ नहीं मिलता। हमने कहा पहला अधिकार हिमाचली का है, आप हमारे नियमों के अनुसार काम करिए। एसजेवीएनएल को हमने 3 प्रोजेक्टों के लिए नोटिस दिया है कि आप धोला से मैदान में, लूरी, सुन्नी, उन प्रोजेक्टों में हिमाचल का राइट्स बनता है, उसमें हमें शेयर दीजिए। बीबीएफडी में भी हम 12% ग्रीन रॉयल्टी चाहते हैं। बिलासपुर पूरा डूब गया बीबीएफडी में, बिलासपुर के लोगों की जमीन ज्यादा चलेगी बीबीएफडी में, आज तक कुछ नहीं मिला। हमें भी शेयर जो मिला वो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से मिला, लेकिन क्या फ्री रॉयल्टी में हमारा अधिकार नहीं बनता है? हम सबका अधिकार बनता है। वेपोरेशन से 2 महीने आप धुंध के नीचे रहते हैं, मैंने उस बात को भी उठाया है और उस बात को मैंने केंद्र सरकार के पावर मिनिस्टर से भी उठाया है। और मैं चाहूंगा कि जगत प्रकाश नड्डा जो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बीबीएफडी से हमें 12% फ्री रॉयल्टी दिलाने में मदद करे। हम उनके साथ चलेंगे, अपना मार्ग 12% फ्री रॉयल्टी दिलाने में वो हमारी मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले समय में हमने हिमाचल को अपने पांव पर खड़ा करना है।
किसान को अपने पांव पर खड़ा करना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। और जब तक, क्योंकि हम 90% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, हमारा 90% एरिया जो है गांव में रहता है, लेकिन हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तरफ कभी सोचा नहीं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? जब उसको फसल का उचित दाम मिलेगा, जब उसको दूध का उचित दाम मिलेगा। इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार की हमने नीतियों में बदलाव लाया है, आप बजट देखना, उन नीतियों के द्वारा आने वाले 4 वर्षों में हम हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 सालों में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। ये हमारा कर्तव्य बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। इस सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, आपके माध्यम से हमें जाना, आपका कोटि कोटि आभार। विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जो हमारे प्रभावित परिवार है, पुनर्वासी में जो राशि दी जा रही है उससे प्रदान करने के लिए आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। सबसे पहले भगवान राशि के प्यारे आ रहे हैं। ICICI बैंक के माध्यम से ये राशि इनके खातों में जाएगी। श्री भगवान दास जी, उसके उपरांत पोलो राम जी, पोलो राम जी के उपरांत अशोक कुमार जी आ रहे हैं। पोलो राम जी ये प्रतीक स्वरूप लेने जा रहे हैं। अशोक कुमार जी के बाद चंपा देवी, श्रीमती चंपा देवी, उसके बाद दौलत राम जी, ब्रह्मदास जी, दौलत राम जी, उसके बाद ब्रह्मदास जी, रूपम देवी जी, नंदलाल जी, रूपम देवी जी के उपरांत नंदलाल जी, ये नंदलाल जी रोहित से हैं और इसके बाद पुनः नंदलाल जी जो नए गुजरात है। रूपम देवी के उपरांत नंदलाल जी रोहित से हैं और पुनः नंदलाल जी जो नए गुजरात है। ठीक है ना, संतोष कुमार जी के पहले आ रहे हैं। प्रकाश चंद्र जी विद्यालय है। संतोष कुमार जी के उपरांत प्रकाश चंद्र जी, सुखराम जी, उसके उपरांत कुलदीप चंद जी, उसके उपरांत ओंकार सिंह जी, ठाकुर दास जी, ठाकुर दास जी,
सिंह जी, सुरेंद्र कुमार जी, ज्ञानचंद जी, रोशनलाल जी, ज्ञानचंद जी के बाद रोशनलाल जी और सुरेंद्र कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महत्वाकांक्षी सुभाषी योजना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये प्रतीकात्मक रूप से राशि ने चेक के रूप में दी गई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन क्लिक करके ये राशि परिवर्तित करें इनके बैंक खातों में। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ICICI के माध्यम से क्लिक करके ये राशि सभी प्रभावितों के खातों में लगभग आधे घंटे के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। हम अपने खातों को चेक कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ICICI बैंक में अधिकारियों ने सूचना दी। जोरदार तालियों का इस पर पुनः अभिनंदन और स्वागत। सुभाषी योजना के अंतर्गत सबसे पहले सुरक्षा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने पूरे प्रदेश में 7 नवंबर तक सुभाषी के अंतर्गत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को चयनित कर प्रमाण पत्र देने की बात की गई थी और जिला प्रशासन द्वारा माननीय डीसी साहब के नेतृत्व में हमने समय से पूर्व इसे अचीव किया है। पल्लवी देवी, नेहा, आरती, अमन, अजय कुमार, पंकज, आकाश कुमार, रुद्राक्षी, ऋषि कुमार, रणदीप शर्मा, ये ब्रह्मपुत्र है जी, रणदीप शर्मा, इसके उपरांत ध्रुव, विशाल, शालिनी और रेतिका।
समालोचना आ रहे हैं पूर्व विधायक आदरणीय तिलक राम जी। आदरणीय हमारे आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे बड़े भाई हिमाचल प्रदेश के जननायक और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे बड़े भाई भगवान नाम क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजेश धर्माणी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर बाबूराम महतो जी, पूर्व विधायक